नमस्कार, हेलो इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रवीश और हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान सामने आया है। 1 जनवरी 2024 तक बन जाएगा रामलला का मंदिर, यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। 1 जनवरी 2024 तक बन जाएगा रामलला का मंदिर। तो कई हजारों साल का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। पूरे विवाद को कोर्ट में उलझाने का आरोप भी लगाया है अमित शाह ने। पीएम मोदी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये भी अमित शाह ने कहा है। तो बता दें कि त्रिपुरा में थे अमित शाह और यहां पर वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है राम मंदिर को लेकर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर कब अपना अंतिम रूप लेगा ये मंदिर। अब इसको लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने कहा कांग्रेस इस मामले को उलझाती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को सुलझाया और 1 जनवरी 2024 की तारीख भी अमित शाह ने दे दी है, जब रामलला का मंदिर दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की, जहां आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। सरकार ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाया गया है। तो आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है टीआरएफ। सरकार ने बैन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। लश्कर कमांडर अबू खुबैब और शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, तो ऑनलाइन भर्ती कर रहा है टीआरएफ। ये गृह मंत्रालय ने कहा, सीमा पार से घुसपैठ, हथियारों, ड्रग्स की तस्करी में टीआरएफ शामिल है। टारगेट किलिंग में भी था टीआरएफ का नाम और इसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि कई बार घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि तमाम जो हथियार और घुसपैठ है, इन सारी चीजों को लेकर भी बातें सामने आई थी और इसीलिए इस पर अब कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से की जा रही है और गृह मंत्रालय खासतौर पर इस संगठन पर अलर्ट है और एक्टिव है। बिल्कुल, और अंशिका खास बात यहाँ पे ये भी है कि टेरर किलिंग, ये जो टारगेट किलिंग के जो मामले सामने आ रहे थे जेएनके में, खासकर हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा था, उसके बाद टीआरएफ का उसमें हाथ आ रहा था और सरकार ने इसीलिए इसको बैन कर दिया। और खासकर ये भी हम बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा का ये प्रॉक्सी संगठन है और अंशिका ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े आतंकी संगठन है, जो कुख्यात आतंकी संगठन है, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा हो गए, इन पे कई बार बैन लग जाता है तो ये दूसरे नाम से संगठन को चलाते हैं क्योंकि उस संगठन पे नाम नहीं होता है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो पैसों का ट्रांसफर होता है, वो दूसरे संगठन के नाम के आधार पर ये लोग करते हैं। और ऐसे ही टीआरएफ को बताया जा रहा है कि ये भी लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन था जिसके आधार पर वो कुख्यात गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। चलिए इस बीच आपको हेलो इंडिया में एक और बड़ी खबर बताते हैं और यह खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। जोशीमठ में जमीन धंसने से 561 घरों में दरार आ गई है। जी हां, न्यूज इंडिया लगातार आपको एक खबर दिखाता रहा है। बड़ी खबर, 561 घरों में दरार आ गई है। 38 परिवारों को शिफ्ट भी किया गया है और रोपवे भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। सीएम धामी ने इसको लेकर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। सीएम धामी शाम 6 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें आपको कि लगातार जो घरों में दरार की खबरें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और कई सारे ऐसे घर हैं जिनमें दरार देखने को मिल रही है। लगभग 500 से ज्यादा घरों में दरार देखने को मिली और 38 परिवार को शिफ्ट किया गया है। पानी निकलने के साथ साथ घरों में दरार का जो मामला है वो सामने आया है और इसको लेकर आज हाई लेवल की मीटिंग है, क्योंकि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा को न्योता दे रही है, ये भी कहा जा सकता है। और इस आपदा को रोकने के लिए ही पुष्कर सिंह धामी मीटिंग करेंगे जिसमें
जानकारी ली जाएगी, रिपोर्ट लिया जाएगा कि आखिर वजह क्या है जो इस तरीके से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और घरों में दरारें पड़ रही हैं। जी अंशिका, और ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है, ये पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे लगातार दरारें पड़ रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 561 घरों तक पहुंच गया है। ये कोई ऐसी आपदा नहीं है जो एक दिन में आई है, ये आपदा पिछले 1-1.5 साल से चली आ रही है, क्योंकि 561 घरों में जो दरार आई है वो एक दिन में नहीं आई है, ये 1 साल से आ रही है। लेकिन प्रशासन जो है वो अभी सचेत हो रहा है इसको लेकर, काफी पहले प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो दरारें आई हैं ये सिर्फ फ्लोर पे नहीं आई है बल्कि ये दीवारों पर भी दरारें आई हैं। तो काफी बड़ा पोर्शन है वहां पे घरों का जिनमें इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं। प्रशासन काफी देर से मेरे को लगता है सचेत हुआ है, बट ठीक है, हाई लेवल मीटिंग आज पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे आर्कोलॉजिकल की बात करें, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ यहाँ पे मीटिंग होगी और इस मीटिंग में देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, क्योंकि 38 परिवारों को तो शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी बहुत बड़ा आंकड़ा बाकी है अंशिका। बिल्कुल, और पीएमओ की तरफ से भी इसको लेकर लगातार जानकारी साझा की जा रही है और एक्टिव भी है, रिपोर्ट मांगा जा रहा है वहां से भी। हालांकि अगर हम देखें तो उत्तराखंड जितना खूबसूरत है राज्य दिखने में और वहां पर जितने लोग जाते हैं वहां के मौसम का, वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए उतनी ही त्रासदी उत्तराखंड झेल चुका है और आगे ऐसे ना झेले उत्तराखंड, इसको लेकर मीटिंग होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। समेत शिखर नहीं बनेगा पर्यटन स्थल। समेत शिखर विवाद पर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पारसनाथ इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। जी हां, जैन समुदाय की मांग पर केंद्र सरकार का फैसला आया है। केंद्र सरकार ने 2019 की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। पारसनाथ केस में सरकार ने यह समिति बनाई थी और इस क्षेत्र में शराब मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो एक बहुत बड़ा मामला यहां पर था कोर्ट में और सरकार ने इसकी रोक भी लगा दी है, क्योंकि जैन जो धर्मगुरु उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि एक तीर्थ स्थल है और इसको पर्यटन स्थल में तब्दील ना किया जाए। तो काफी इसके लिए प्रदर्शन भी हो रहा था, काफी ज्यादा मांग भी हो रही थी। झारखंड सरकार आवश्यक कदम उठाए, भूपेंद्र यादव का ये कहना है। तो पारसनाथ केंद्र क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो लोग हैं मनमाने ढंग से आ रहे थे, घूम रहे थे, खा पी रहे थे, जिसको लेकर यहाँ के जो धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं खासतौर पर, उनको ऐतराज था इस बात का, जिस पर उन्होंने अपनी मांगे उठाई और इसको लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने फैसला लिया है और अपने फैसले के मुताबिक आपको बता दें कि 2019 की अधिसूचना पर उन्होंने रोक लगा दी है। जी हाँ, इसके लिए एक समिति भी बना दी है, क्योंकि जैसा कि तमाम जैन जो धर्मगुरु थे वो कह रहे थे कि ये तीर्थ स्थल है, इसे पर्यटन स्थल में तब्दील ना करें। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है और जमीयत उलेमाए हिंद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है। धर्मांतरण विरोधी कानून की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 5 राज्यों के धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी, एमपी, गुजरात के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है। उत्तराखंड, हिमाचल के कानून का भी विरोध किया गया है। शादीशुदा जोड़ों को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो धर्मांतरण को लेकर तमाम जो सरकारें हैं उन्होंने फैसला लिया है, एक नया कानून भी शामिल कर दिया है। अब इसको लेकर जमीयत उलमा-ए हिंद की तरफ से जो है आपत्ति जाहिर की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया गया है और इस कानून के विरोध में याचिका डाली गई है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से। धर्मांतरण विरोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में अंशुका गंभीर टिप्पणी कर चुका है कि मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर पिटीशन दाखिल की गई है और इस पे सुनवाई होगी। खबर हल्द्वानी से, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान सामने आया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, ये भी सीएम धामी ने कहा है। अतिक्रमण केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी का भी बयान आया है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोर्ट ने मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है, ये कहना है। असदुद्दीन ओवैसी का AIMIM के अध्यक्ष हैं। कोर्ट ने पुनर्वास की जरूरत को जोर दिया है, ये भी ओवैसी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इंतजार अभी बाकी है क्योंकि 7 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लोगों की पुनर्वास की योजना तैयार हो, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अतिक्रमण केस में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया। सुनवाई जब हुई उस पूरे मामले को लेकर, तो अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अभी इसे मत हटाओ,
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको फौरन वहां से खाली किया जाए जगह को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अभी रोक लगा दी है। यानी कि अभी जो लोग वहां पर रह रहे थे वो अभी वहीं पर रहेंगे, अभी वहां से कहीं नहीं जाएंगे। 7 फरवरी का इंतजार करना होगा क्योंकि पूरे मामले में 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अंशिका यहाँ पे कहा कि इतनी ज्यादा लोगों को आप रातों रात घर खाली करने के लिए नहीं कह सकते। तो एक मानवीय पहलू इसका था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की नजर गई है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों से यहाँ पे अतिक्रमण चलता आ रहा था, लोगों ने अपने घर बना लिए थे। फॉरेस्ट की तरफ से कई बार ऑफर भी दिया जाता है कि आपको अगर हम शिफ्ट करें तो आप यहाँ पर घर ले लीजिए, लेकिन लोग जब एक जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इतनी जल्दी वहां से फिर निकलने के लिए तैयार भी नहीं होते। खैर, हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था, हाईकोर्ट ने कहा था कि रेलवे को अपनी जमीन ले लेनी चाहिए और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको शिफ्ट करा दिया जाना चाहिए। लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतनी जल्दी आप शिफ्ट नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को, इसलिए फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है। 2007 में भी एक बार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद से 16 साल हो गए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक बार फिर से इसको लेकर याचिका डाली गई, तब सुनवाई हुई और सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि अभी रोक रहेगी हाईकोर्ट के फैसले पर। जी हां, और एक और बड़ी खबर जो कि कंझावला के केस की हम बात करें जिसने पूरे देश को झकझोर के रखा हुआ है। 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंझावला केस से जुड़ी हुई है, कस्टडी उनकी बढ़ा दी गई है। कंझावला हत्याकांड पर पुलिस का बयान आया है। 18 टीमें मामले की जांच कर रही हैं, दिल्ली पुलिस ने कहा है। वारदात में 2 लोगों के और शामिल होने की भी खबर है। जी अंशिका, ये एक बड़ा खुलासा हो गया यहाँ पे कि 2 और लोगों के शामिल होने की यहाँ पर बात कही गई है। दिल्ली पुलिस ने बात कही है, दोनों आरोपियों की तलाश अभी जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गाड़ी अमित नाम का आरोपी चला रहा था और खबर ये आ रही है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जो पहले रिपोर्ट आई थी वो प्रारंभिक रिपोर्ट थी, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है पोस्टमार्टम की। शराब पीने की पुष्टि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद होगी। तो अभी तक जो शराब पीने की जो बात आई थी कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी, उसके जो पेट से जो सैंपल्स लिए गए थे उसमें खाना था लेकिन शराब नहीं थी, ये फैमिली डॉक्टर ने कहा था। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आएगी। आरोपी और अंजलि में पुरानी पहचान नहीं थी, ये भी बात सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि वो लोग पहले से कोई दोस्त नहीं थे। अंजलि और आरोपी जो है एक दूसरे को बहुत पहले से नहीं जानते थे, ये बातें भी सामने आ रही हैं। स्वाति मालीवाल ने सीबीआई जांच की इसमें मांग कर दी है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कंझावला हत्याकांड पर पुलिस का एक बयान आया है जिसमें कि 18 टीमें पूरे मामले की जांच करेंगी, अभी कर भी रही हैं। वारदात में 2 लोग और पाए गए हैं लेकिन अभी पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। दोनों आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। 5 आरोपी जिन्हें पकड़ा गया है उन्होंने भी अब तक कुछ नहीं कबूला है। गाड़ी अमित नाम का आरोपी चला रहा था और अब तक नाम दीपक का आ रहा था कि गाड़ी दीपक चला रहा था, और दीपक ने इस डर से नहीं बोला क्योंकि अमित के पास लाइसेंस नहीं था। शराब पीने की पुष्टि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार निधि ये कह रही है कि अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। लेकिन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जो सामने आई है वो साझा किया गया, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो कंझावला केस पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगा दिए हैं। एलजी की पुलिस आरोपियों को बचा रही है। पुलिस ने मामले में लीपापोती की है, यह भी कहना है आम आदमी पार्टी का। सिटिंग जज की निगरानी में केस की हो जांच। आम आदमी पार्टी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट की भी मांग की जा रही है क्योंकि ये केस लगातार दिन ब दिन उलझता जा रहा है। इसकी कई कड़ियां जो है, कई परतें जो अभी खुलना बाकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एलजी पर ही आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि एलजी की जो पुलिस है वो आरोपियों को बचा रही है। सिटिंग जज की निगरानी में केस की जांच होनी चाहिए। एनसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन है स्वाति मालीवाल, उनका कहना है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी यह भी मांग कर रही है कि सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, ताकि पता लग सके कि ये जो बयानों को घुमा रहे हैं असली चीज है क्या। बिल्कुल, तो देखिए लगातार आम आदमी पार्टी का आरोप है और इस बार आम आदमी पार्टी ने सीधे एलजी को लेकर कहा है कि एलजी की ये पुलिस है और ये आरोपियों को बचा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया भी अंजलि के घर पहुंचे, उन्होंने सहानुभूति भी दी। जी हाँ, एक और बड़ी खबर की हम बात करते हैं। महापौर और उप महापौर के लिए आज मतदान होगा। बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच ये सीधा मुकाबला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी के चुनाव में जब एमसीडी का एकीकरण हुआ, चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। लेकिन आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होने वाला है। कौन बनेगा महापौर और कौन बनेगा उप महापौर। तो नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी ने पार्षद शैली ओबरॉय को बनाया है मेयर प्रत्याशी और
बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में उतरी है। कांग्रेस मेयर चुनाव में अभी वोटिंग नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि दोनों ने अपना चेहरा तो उतार दिया है मैदान में, क्योंकि अब वोटिंग होंगी तो इसमें देखना होगा कि आखिर कौन बाजी मारता है। लेकिन सीधा मुकाबला इस बार बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस के पास सीटें भी इतनी ज्यादा नहीं आई, उन्होंने अपने प्रत्याशी को भी खड़ा नहीं किया। पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी भी शायद अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेगी, किसी निर्दलीय प्रत्याशी को वहां पर बीजेपी अपना समर्थन दे सकती है। लेकिन बाद में बीजेपी ने डिसाइड किया कि रेखा गुप्ता को वो मेयर के लिए अपना प्रत्याशी बनाएंगे। हालांकि अगर सीटों की बात की जाए, बहुमत की बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी के पास है। शैली ओबरॉय जो है, उनको यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है महापौर के लिए। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो रेखा गुप्ता को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। आज वोटिंग होगी, पहले सबको शपथ दिलाई जाएगी, शपथ के बाद जो है वो वोटिंग होगी और फिर नतीजे डिक्लेयर होंगे कि कौन महापौर बनता है, कौन उप महापौर बनता है। बिल्कुल, तो रेखा गुप्ता और शैली दोनों ही कई बार चुनाव जीत चुकी हैं और इस बार भी उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, इसीलिए उन्हें मेयर का चेहरा बनाया भी गया है। हालांकि अभी देखना होगा कि वोटिंग के बाद कौन बाजी मारता है। लेकिन एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये रात यानी कि कल की अगर हम बात करें तो 7:57 पर भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 आंकी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नए साल के पहले दिन भी भूकंप आया था। तो देखिए, रात 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस हिंदुस्तान में किए गए हैं और राजधानी में दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 की तीव्रता में पंखे, खिड़कियां, दरवाजे सब हिलने लगते हैं और ये भी देखा गया है कि भूकंप के दौरान कुछ जगहों पर इसका असर ज्यादा दिखा। जी हाँ, थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक माइल्ड इसे भूकंप कहेंगे, क्योंकि केंद्र उधर नहीं था और इसकी वजह से जरूर हल्के ट्रिमर्स जिसे कहते हैं वो फील किए गए दिल्ली एनसीआर में। और जैसा कि 1 जनवरी की भी अगर हम बात करें, नेपाल में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए थे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन कल जब 8 बजने को थे, 7:57 का वक्त था रात का, उस समय हल्के झटके जो थे वो दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। लेकिन जो बड़ी बात की जाए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वही एयर इंडिया ने डीजीसीए को नोटिस जारी किया है। विमान में महिला से बदसलूकी को लेकर नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली न्यूयॉर्क उड़ान में बदसलूकी को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। एयर इंडिया ने डीजीसीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ा मसला यहां पे सामने आ गया था, बड़ा मामला सामने आ गया था। विमान में महिला से बदसलूकी का यह मामला है, वो भी बिजनेस क्लास का यह मामला है। दिल्ली न्यूयॉर्क उड़ान में बदसलूकी को लेकर नोटिस जारी किया गया डीजीसीए की तरफ से। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और क्योंकि महिला भी बार बार ये बात कह रही थी कि जो फ्लाइट थी और जो फ्लाइट के अटेंडेंट थे, उनकी तरफ से कोई केस दर्ज नहीं कराया गया। जो दूसरा पैसेंजर था उसको बिल्कुल जाने दिया गया, ना उससे कोई पूछताछ हुई। ये मामला जब मीडिया में सर्कुलेट हुआ तो उसके बाद डीजीसीए भी हरकत में आई है और उन्होंने एयर इंडिया से जवाब मांगा कि 2 हफ्ते के अंदर आप जवाब दें। अगर महिला के साथ बदसलूकी हुई तो आपने क्या कार्रवाई की, आपने दूसरे पैसेंजर को रोका क्यों नहीं, आपने एयरपोर्ट पे क्यों नहीं बताया। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब एयर इंडिया को देना पड़ेगा। डीजीसीए की तरफ से उनको नोटिस थमा दिया गया है। बिल्कुल, तो पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है एयरलाइंस में गतिविधियां देखी जा रही हैं। अलग अलग एयरलाइंस में कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं बदसलूकी के। हालांकि लगातार जो एयर होस्टेस वहां पर मौजूद रहती हैं, वो कोशिश करती है कि किसी तरह स्थिति को काबू में किया जाए। लेकिन जब पैसेंजर्स बदसलूकी पर उतर आते हैं तो उनकी भी मजबूरी हो जाती है और इसको लेकर अब डीजीसीए भी एक्टिव है और नोटिस जारी कर दिया है एयर इंडिया को डीजीसीए ने और जवाब भी मांगा गया है। चलिए अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। दूसरे टी20 में भारत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को 16 रनों से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है, क्योंकि पहला मुकाबला भारत ने जीता था, दूसरा मुकाबला श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका ने 207 रनों का लक्ष्य दिया था। 8 विकेट खोकर 190 रन ही बना पाई टीम इंडिया। 56 रन बनाने वाले दासुन बने मैन ऑफ द मैच। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 65 रनों की पारी खेली, लेकिन ये पारी नाकाफी साबित हुई क्योंकि टॉप ऑर्डर भारत का कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और भारत को इस दूसरे टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
इसके साथ ये सीरीज जो है वो 1-1 की बराबरी पर आ गई है। दशुन चनाका जो कि कप्तान है श्रीलंका के, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 65 रनों की पारी खेली। दूसरे टी20 में भारत की हार हो गई है। अब तीसरे टी20 पर सबकी नजर रहेगी, जो कि एक फाइनल टी20 होगा। जो उसको जीतेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी। 3 मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। दूसरे टी20 में भारत की हार हुई है। तो लगातार जो ये मैच का सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में अब धीरे धीरे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। इंतजार है कि आखिर कब कौन बाजी मारेगा। जी हाँ, बिल्कुल तीसरे टी20 का सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।